Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is the 24th lecture of course title Introduction to Special Theory of Relativity with the course code PHYS 4135. I'm your course instructor Dr. Muhammad Azam. In this lecture, we discuss the motion of charged particle in a uniform transverse electric field. यूनिफॉर्म तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनिफॉर्म वो फील्ड होती है या यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होती है जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होती। बट हेयर वी कंसीडर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इन जनरल जो भी मोशन होती है, अगर वो उसकी डायरेक्शन उस फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो ऐसी मोशन को हम ट्रांसवर्स मोशन कहेंगे, या आपकी वो फील्ड जो होगी वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो अलोंग वाई एक्सिस होगी। एंड इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस, then the field is along x axis, so that is basically known as transverse electric field. प्रीवियसली जैसे हमने लॉरेंस फोर्स फाइंड की है, अगेन यहाँ पे हम एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं having a charge E and whose rest mass is m naught, which is moving in a uniform transverse electric field which has a magnitude epsilon. That is अब इसको हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। In a uniform electric field acting at right angle to the initial direction of motion of the particle. तो जैसे मैंने कहा कि अगर पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस प्रोजेक्ट हो रहा है तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अलोंग वाई एक्सिस होगी। अलोंग वाई एक्सिस मीन इट इज परपेंडिकुलर, बिकॉज एक्सिस जो होते हैं वो आपके परपेंडिकुलर होते हैं। देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल जो होगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सपोज हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि पार्टिकल जो है वो प्रोजेक्टेड किया गया है विद इनिशियल मोमेंटम पी नॉट, और एक चीज़ और भी हमने यहाँ पे ली है विद रेस्ट मैस एम नॉट। सो टेक द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी हमने ओरिजिन से उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन and the direction of the projection of the particle as positive x-axis. So that mean कि हमने जो direction of the particle ली है वो along positive axis से ली है, therefore हमारी जो field होगी फिर obviously वो along y axis होगी। You can say electric field जो होगी वो along y axis होगी because of the transverse electric field. And suppose that the uniform electric field इज एक्टिंग अलॉन्ग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। जैसे हम कह रहे हैं कि चूंकि ये ट्रांसवर्स है तो अगर मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो उसकी जो फील्ड होगी वो अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी। से इफ आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स वाई जी एक्सिस and p is the three momentum of the particle at any instant, then the equation of motion for the particle may be written as वो यहाँ पे F इज इक्वल टू जैसे क्यू ई होता है। तो चूंकि हमारी फील्ड जो है वो ओनली अलोंग वाई एक्सिस है, देयरफॉर हमने यहाँ पे जे यूनिट वेक्टर जो इंट्रोड्यूस करा दिया है। अगेन यहाँ पे डी पी ओवर डी टी, दिस इज एफ फोर्स, बिकॉज इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिख रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू लिखी जाती है, और ई जो है वो चार्ज है, और एप्सिलॉन जो है वो आपका यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जे हमने क्यों इंट्रोड्यूस कराया, बिकॉज हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अलोंग वाई एक्सिस है। सो चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में लिखी गई है, अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इसके कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जी एक्सिस। देयरफॉर अगर हम इसको इक्वेट करें थ्रू कंपोनेंट्स आई जे एंड के, then we have dp x over dt is equal to 0, because right hand side पे we have only j component. Similarly with respect to z ये 0 होगा, dp z over dt is equal to 0, so this is equal to dp y over dt is equal to e epsilon हो जाएगा। अब हम यहाँ से इनकी मोमेंटम निकालना चाहते हैं, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें
तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे 0 है, सो इंटीग्रेट करने से हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा a, ये इंटीग्रेट हो जाएगा बिकॉज राइट हैंड साइड पे वी हैव e एप्सिलॉन, सो देयरफॉर वी हैव e एप्सिलॉन t प्लस सम b इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. सिमिलरली इक्वेशन 3 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे देन वी हैव pz इज इक्वल टू d. Now the idea here is to find the arbitrary constant a, b and d, where we say a, b, d are constant. रिमेंबर हमने पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया है वो अलोंग एक्स एक्सिस प्रोजेक्ट किया है विद इनिशियल मोमेंटम p नॉट एट टाइम t इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर अगर आप इनमें देखें इक्वेशन 3.48 में, तो px is the momentum along x-axis, py is the momentum along y-axis and pz is the momentum along z-axis. So therefore इस constant को a को हम replace कर सकते हैं with p नॉट के तौर पे, because px is the initial momentum along x-axis, तो हम px is equal to p नॉट लेते हैं. और ऑब्वियसली चूंकि प्रोजेक्शन हम ले रहे हैं वेक्टर की अलोंग एक्स एक्सिस, देयरफॉर इट्स मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस विल बी 0. सो अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू जो मिल जाएगी वो p नॉट मिल जाएगी, और अगर हम इनको कंपेयर करें तो वी हैव d इक्वल टू 0 एज वेल एज b इक्वल टू 0, बिकॉज एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं. जब टाइम t इज इक्वल टू 0 लेंगे हम तो यहाँ पे t 0 हो जाएगा, पी वाई तो हम कह ही रहे हैं टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे 0 होगा, तो बी विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा. सिमिलरली पी 0 ऑलरेडी 0 है तो इसका मतलब डी इक्वल टू 0 हो जाएगा. सो हमने ए, बी और डी की वैल्यूज फाइंड कर ली बाय टेकिंग द कंडीशन एट पी नॉट इज द इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे. सो ये वैल्यूज अगर हम इस इक्वेशन 3 में रिप्लेस कर दें 3.48 में, देन वी हैव px is equal to p naught, py is equal to e epsilon t and pz is equal to z. Remember we have to find the path of the charge particle. हमने वो ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है, वो मोशन फाइंड करनी है जिससे वो पार्टिकल जो है वो प्रोजेक्ट हुआ है. अब हम लीनियर मोमेंटम की वैल्यूज जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज px is equal to mvx p naught, py is equal to mvy, e epsilon t, सिमिलरली pg की जगह mvz इक्वल टू 0 आ जाएगा. और चूंकि ये वेलोसिटी है तो इसको हम लिख सकते हैं dx ओवर dt, m को हम डिवाइड कर देते हैं p नॉट ओवर m. सिमिलरली यहाँ पे dy ओवर dt विल बी इक्वल टू e epsilon t ओवर m and this will be equal to dz over dt is equal to 0 because m cannot be equal to 0, therefore we have dz over dt is equal to 0, where m is the mass of the particle when it is moving with the velocity v. फर्दर हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं इसको E से, और उसके लिए हम E इज अ टोटल एनर्जी या आप रेस्ट एनर्जी कह सकते हैं, हम इसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई c स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. सो व्हेन एवर p नॉट c स्क्वायर आएगा तो नीचे m नॉट c स्क्वायर विल बी इक्वल टू E लिखा जाएगा. सिमिलरली इस इक्वेशन में भी हम ये करते हैं, हम c स्क्वायर से मल्टीप्लाई c स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू E एप्सिलॉन t c स्क्वायर ओवर m c स्क्वायर, और m c स्क्वायर विल बी इक्वल टू E, और dz over dt will be equal to 0. Now, by virtue of equation 3.45, the total energy E of the particle is given by ये हम ऑलरेडी मोमेंटम एनर्जी रिलेशन जो है वो प्रूव भी कर चुके हैं कि ये कैसे लिखा जाता है. दिस इज इक्वल टू ई स्क्वेयर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर c4 प्लस पी स्क्वेयर c स्क्वेयर. चूंकि ये मोमेंटम है ऑफ 3 कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जी एक्सिस, तो इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स स्क्वेयर पी वाई स्क्वेयर प्लस पी जी स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर. तो ये जो प्रीवियस हमने अभी वैल्यूज निकाली हैं यहाँ पे पी एक्स पी वाई और पी जी की, वो वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखें कि पी एक्स हमारे पास क्या था, पी एक्स हमारे पास पी नॉट था, पी वाई हमारे पास ई एप्सिलॉन टी था और पी जी हमारे पास 0 था. सो ये तीनों वैल्यूज अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो देन अबव इक्वेशन जब लिखी जा सकती है एम नॉट स्क्वेयर सी फोर प्लस पी नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर एप्सिलॉन स्क्वेयर टी स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर. ये सारा एक्सप्रेशन अगेन अगर हम इक्वेशन 3.52 को ही देखें तो ई स्क्वेयर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर सी फोर प्लस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर को इक्वल है.
यहाँ पे पी भी पी नॉट के, चूंकि यहाँ इसके अंदर तीन कंपोनेंट थे, पी एक्स, पी वाई और पी जी, तो यहाँ पे अब पी नॉट आ गया. सो दिस इज बेसिकली एज ई नॉट एज द रेस्ट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आ जाएगा. सो ई स्क्वेयर विल बी इक्वल टू ई नॉट स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर एप्सिलॉन स्क्वेयर टी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर आ जाएगा. So we say E naught is the initial energy of the particle when its free momentum is P naught. ठीक है. और अब हम क्या करते हैं कि यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर E फ्रॉम अबव इक्वेशन इन 3.51, ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है इसको हम इक्वेशन 3.51 में रिप्लेस करते हैं. दिस इज योर 3.51. सो यहाँ पे ये E जो वैल्यू अभी हमने निकाली है इसको यहाँ पे भी रिप्लेस करते हैं और यहाँ पे भी रिप्लेस करते हैं. और चूंकि हम इसको प्लेन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सो एक्चुअली वी वांट टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y विच बेसिकली रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ द पार्टिकल. सो ये E जो अभी हमने निकाला है इसको हम इक्वेशन 3.51 में रिप्लेस करेंगे. सो देयरफॉर इक्वेशन 3.51 कैन बी रिटन एज dx over dt p naught c square square root of e naught square plus e square epsilon square t square c square, and dy over dt is equal to e epsilon t c square e naught square plus e square epsilon square t square c square square root. नो अब चूंकि हम x और y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो हम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं और इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. आप ये इसके ऊपर फार्मूला लगा सकते हैं इंटीग्रेशन का 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस जैसे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आप करते हैं. सो वो वाला फार्मूला लगेगा. दिस विल बी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ई एप्सिलॉन टी सी ओवर ई नॉट प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. सिमिलरली ये फैक्टर यहाँ पे ऊपर भी है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे तो इसकी पावर में वन टाइम जो है हम ऐड कर सकते हैं थ्रू पावर रूल. सो वी हैव y इज इक्वल टू 1 ओवर ई एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर टी स्क्वायर सी स्क्वायर रेज 1/2 प्लस k प्राइम. सो हियर k एंड k प्राइम आर द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो इनको हम फाइंड करते हैं कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ k और k प्राइम. और इन कांस्टेंट्स को निकालने के लिए हम इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं. और हमारे पास इनिशियल कंडीशन व्हेन t इज इक्वल टू 0 तो पार्टिकल जो है वो रीजन पे है. दैट मीन x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0. सो व्हेन वी टेक दीज वैल्यूज दैट t इज इक्वल टू 0 देन साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इज इक्वल टू 0 और obviously x equal to 0, p naught c over e epsilon, these all terms will not be equal to 0. So we have a k is equal to 0 आ जाएगा. और जब हम सेकंड k प्राइम के लिए यही कंडीशन लगाते हैं that t is equal to 0, ये 0 हो जाएगा पार्ट स्क्वायर 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो we have k prime is equal to e naught over e epsilon which will equal to in terms of माइनस के तौर पे आएगा. दिस इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर ई एप्सिलॉन. ये वैल्यूज k और k प्राइम के हम इक्वेशन नंबर 3.54 और 3.55 में रिप्लेस कर सकते हैं. सो वैल्यूज तो आ गई हैं. अब जस्ट हम चाह रहे हैं कि चूंकि हमने ये कहा हुआ कि पार्टिकल जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है जबकि फील्ड हमारी जो हमने प्रोजेक्ट की है की डायरेक्शन जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है. सो हम वाई एक्सिस के अलोंग इसकी मोशन को देखना चाह रहे हैं कि इसकी मोशन अलोंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होगी. सो देयरफॉर यहाँ से हम वैल्यूज जो हैं वो रिप्लेस करते हैं टी की बिकॉज टी टाइम है और इसकी वैल्यू को जब हम इक्वेशन 3.57 में 3.56 से निकाल के 3.57 में बेसिकली हम रिप्लेस करते हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो that will be our desired result. So we have eliminated t between equation 3.56 and 3.57 we have. How can we eliminate? यहाँ से आप सिंपल ये इधर मल्टीप्लाई कर दें साइन हाइपरबोलिक से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो वी हैव t इज इक्वल टू उसकी वैल्यू आ जाएगी और वो इक्वेशन आप t की यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 3.54 में तो
आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन यू हैव दिस टाइप ऑफ फंक्शन, एंड फाइनली वी हैव a function of y is equal to e naught over e epsilon cosine hyperbolic e epsilon x over p naught c minus 1. This is the equation of the path of a charged particle moving in a uniform transverse electric field. So इस तरीके से हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जो है वो फाइंड कर लिया, which is moving in a uniform transverse electric field. So thank you very much.